सब्सक्राइब कीजिए डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस। तो चलिए, आज बहुत खुशी की बात है कि आज पुनः हम आपके लिए जो है महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आ चुके हैं और हमें उम्मीद है कि आप भी खुश होंगे क्योंकि आपको भी नए नए वीडियो देखने का मौका मिल रहा है। तो चलिए, आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। इससे पहले हम थोड़ा सा आपको जानकारी देते थे कि आज हम इस वीडियो में जो बताने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत आने वाले एक महत्वपूर्ण ऑर्गन के बारे में, जिसका नाम है, आपको हम बताए थे पिछले वीडियो में भी, ओवरी, और उसी में कुछ पॉइंट्स बच गए थे, उसी को हम बताने वाले हैं। आप पुनः इसको ध्यान से सुनिए और समझिए। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और नहीं तो फिर आई बटन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी देख करके उस वीडियो को आप जो है समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। और उसको देखने के बाद ही इसको देखिए क्योंकि उससे रिलेटेड है, क्योंकि उसी का पार्ट ए है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें, उसको पहले देखिए और तब इसके बाद इसको देखिए तो और ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो चलिए, जैसे कि हम आपको बता भी रहे थे कि आज हम जो बताने वाले हैं वो टॉपिक का नाम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बात समझ में आ गई, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, मादा जनन तंत्र। यहाँ तक कोई दिक्कत, बात सबको समझ में आ रही है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। और चलते हैं कि जो मादा जो है जनन तंत्र होता है, इसके अंतर्गत अनेक ऑर्गन यानी अनेक अंग क्या होते हैं, शामिल होते हैं। और उन ऑर्गनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक करके अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कि आपको फर्स्ट जो ऑर्गन बताई गई थी वो ओवरी बताया गया था, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब चलिए, पिछले वीडियो में भी इसके बारे में जो है ना, जो टॉपिक था पहले, उसके बारे में हम बताए थे। इसकी बनावट कैसी होती है, जो है संरचनाएं कैसी होती है बताए थे, इसकी लंबाई कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है, बस में आ रही है, इसकी आंतरिक संरचनाएं कैसी होती है, ये चीज़ आपको जिक्र किया गया था। वो वीडियो आप नहीं देखे तो एक बार जरूर देख लीजिए, उसके बाद ही इसको देखिए। अगर देख लिए तो अच्छी बात है, आप ध्यान से सुनिए, आपको क्लियर समझ में और आएगा। तो आगे देखिए, हम पिछले वीडियो में बताए थे जनरल एपिथेलियम के बारे में। तो अब यहाँ पे ध्यान देना कि जनरल एपिथेलियम की जो कोशिकाएं होती है, ठीक है, उसकी एक कोशिका एक कोशिका क्या होती है, वृद्धि करती है, और वृद्धि करने के बाद वो क्या होता है, बड़ा होता है, यानी बड़ी होती है। और बड़ी होने के बाद क्या करती है, डिम्ब कोशिका बनाती है। क्या बनाती है, डिम्ब कोशिका बनाती है। बात सबको समझ में आ गई। अब चलिए, ध्यान यहाँ पे देना कि डिम्ब कोशिका जो होती है, उस डिम्ब कोशिका में हमें जो देखने को मिलते हैं वो क्या देखने को मिलते हैं, एक अंडाणु देखने को मिलते हैं, या उसमें आप कह सकते हैं कि अंडाणु पाई जाती है, जो क्या होता है, अपरिपक्व होता है। क्या होती है, अपरिपक्व होता है, वो पूर्ण रूप से मैच्योर नहीं होती है। और चलते हैं, फिर क्या होती है, अब बात आ जाती है कि जो अपरिपक्व, देख रहे हैं ना, क्या होती है, अंडाणु जो पाई जाती है वो कैसी होती है, अपरिपक्व होती है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो अंड कोशिका के नाम से हम लोग जानते हैं, या उसे आप कह सकते हैं ओसाइट्स। ये बात क्लियर हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, समझ में आ रही सबको? और चलते हैं, डिम्ब कोशिका में क्या पाई जाती है, अपरिपक्व अंडाणु पाई जाती है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो अंड कोशिका या ओसाइट्स के नाम से जानते हैं। ये बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? चलिए, और ध्यान से देखेंगे, आपको क्लियर समझ में आते चला जाएगा। और चलते हैं, फिर हम पुनः आगे बताते हैं। देखिए, ध्यान देंगे, जैसे कि हम आपको बताने वाले हैं जनरल एपिथेलियम के बारे में। तो जनरल एपिथेलियम जो होते हैं, इसकी जो अनेक कोशिकाएं होती है, वो क्या होती है, स्ट्रोमा में जाकर के क्या करती है, स्ट्रोमा के साथ मिल जाती है। अब मिलने के बाद क्या होता है, तो वो फॉलिकल बनाता है। क्या बनाता है, फॉलिकल, पुटक का निर्माण करता है। बात समझ में आ रही है? एक बात और ध्यान रखेंगे, फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि जनन जो एपिथेलियम होती है, इसकी जो अनेक कोशिकाएं होती है, बहुत सारी इसके कोशिकाएं जो होती है वो कहाँ चली जाती है, स्ट्रोमा में चली जाती है। और जाने के बाद स्ट्रोमा के साथ मिल जाती है, और मिलने के बाद क्या करती है, तो एक पुटक, फॉलिकल बनाती है। क्या बनाती है, एक फॉलिकल का निर्माण करती है। बात क्लियर हो गई। जब क्या होता है, स्ट्रोमा में अंड कोशिका के जो है चारों तरफ से ग्रेनुलोसा जो है क्या करते हैं, कोशिकाएं जो है घेर लेते हैं उसको, या उससे घिर जाती है कौन, अंड कोशिका। तो उसी को हम लोग प्राथमिक पुटक या प्राइमरी फॉलिकल के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा हम फिगर में आपको दिखाते हैं, ध्यान से आप जो है इसको समझिए। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, ये क्या है, फॉलिकल सेल है। यहाँ पर आप शुरुआती समय में नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ये क्या कहलाती है, तो फॉलिकल सेल्स कहलाती है। अब चलिए, फॉलिकल सेल्स क्या करती है, विभाजित करती है, और विभाजित करने के बाद क्या होती है, तो पूर्ण रूप से बनाती है क्या, तो प्राइमरी, देख रहे हैं ना, प्राइमरी फॉलिकल बनाती है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, प्राइमरी फॉलिकल बनाती है।
अब बात आ जाती है कि हम बताएं कि प्राइमरी फॉलिकल कब बनती है। तो अभी भी बताया गया कि अंड कोशिका के चारों तरफ से, यानी किसके, अंड कोशिका के चारों तरफ से क्या जो है ना घिर जाते हैं या क्या घिरता है। तो ध्यान देंगे, ग्रेनुलोसा जो है कोशिकाएं क्या करती है, जो है ना अंड कोशिका को जब चारों तरफ से घेर लेती है तो उसी को हम लोग प्राइमरी जो है फॉलिकल के नाम से जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे बात आ जाती है, यहाँ पर ध्यान देंगे, ये क्या है, तो ओसाइट्स है। यहाँ पर देख रहे हैं ना ओसाइट्स, यहाँ पर आपको बताया गया अंड कोशिका, या आप यहाँ पर कह सकते हैं अंड कोशिका या ओसाइट्स, ये है। और इसके चारों तरफ से ध्यान देंगे, इसके चारों तरफ से एक लेयर है, आपको दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स। यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है ग्रेनुलोसा सेल्स। जब ये घेर लिया तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्राइमरी फॉलिकल। ये बात क्लियर हो गई। और इसी में एक लेयर होती है, देख रहे हैं यहाँ पर एक संरचना हमें देखने को मिलती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, देख रहे हैं ना, जोना पेलुसिडा के नाम से हम लोग जानते हैं। ये बात क्लियर हो गई। तो ये बता दिया गया क्या, प्राइमरी फॉलिकल। अब चलते हैं, बात आ जाती सेकेंडरी फॉलिकल को लेकर के। तो अब हम बता दें कि जो प्राइमरी पुटक यानी प्राथमिक फॉलिकल जब बनता है तो इस प्राइमरी पुटक में क्या होती है, तो विभाजन की क्रिया होती है। क्या होती है, विभाजन होती है। एक बार पहले हुआ, ठीक है, तो जो है क्या बना, यानी इसमें जब विभाजन हुआ तो प्राइमरी फॉलिकल बना, और जब प्राइमरी फॉलिकल में विभाजन होगा तो क्या बनेगा, सेकेंडरी फॉलिकल। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, इसी जो है फिगर को यहाँ पर बड़ा करके आपको दिखाया गया है, क्या बन जाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल का निर्माण करेगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, सेकेंडरी फॉलिकल क्या कर लेगा, बना लेगा। इसमें क्या होता है, दो लेयर हमें देखने को मिलते हैं। कितने लेयर, दो लेयर। या आप कह सकते हैं कि जब क्या होती है, प्राथमिक पुटक विभाजित करती है तो उस पर जो है ना क्या हो जाते हैं, दो अस्त्रों से क्या हो जाती है, अंड कोशिका घिर जाती है। कितने अस्त्रों से घिरेगी, दो लेयरों से। ऐसे ऐसे जो है यहाँ पर क्या हो जाएंगे, दो लेयर देखने को मिलेंगे। तो अब बात आ जाती है कि जब दो लेयर से घिर जाती है तो उसी को हम लोग सेकेंडरी फॉलिकल के नाम से जानते हैं। अब चलिए यहाँ पर ध्यान रखना है, सेकेंडरी फॉलिकल तो आपको बता दिया क्या। अब यहाँ पे और भी ध्यान रखना कि जब सेकेंडरी फॉलिकल तो बता दिए, यहाँ तक क्लियर हो गया कहते हैं। अब चलते हैं, सेकेंडरी जो पुटक होती है, सेकेंडरी जो फॉलिकल होता है वो परिवर्तित तो होती है, और परिवर्तित तो होकर के क्या करता है, तृतीय पुटक का रूप लेता है, या आप कह सकते हैं तृतीय पुटक का निर्माण करता है। और पुनः क्या होती है कि तृतीय पुटक में, किसमें, यानी जो है तृतीय पुटक होती है वो क्या करता है, पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है। क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। और परिपक्व होने के बाद क्या करता है, तो ध्यान देंगे, ग्राफियन जो है, देख रहे हैं ना, ग्राफियन या ग्राफी जो है पुटक का निर्माण करता है। बात समझ आ रही है, ग्राफियन या ग्राफी पुटक का निर्माण करता है। यहाँ पर देखेंगे, इसको लोग क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ पर ध्यान देंगे, हम बता रहे थे, पुनः एक बार हम रिपीट कर रहे हैं ताकि आप और समझ सके। यहाँ तक ध्यान देंगे, ये क्या था, फॉलिकल सेल था। अब इसमें विभाजन हुआ तो क्या बन गया, प्राइमरी जो है ना फॉलिकल बन गया। अब चलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल में विभाजन हो तो क्या बन गया, सेकेंडरी फॉलिकल, जो आपको यहाँ पर दिखाया गया। इसके अंदर ये जो दिख रहा है ये क्या है, वो साइट्स है, क्या है, अंड कोशिका है। और यहाँ पर एक जो संरचना दिख रहा है किसमें, सेकेंडरी फॉलिकल में, वो क्या है, तो देखेंगे यहाँ पर इंट्रम के नाम से हम लोग जानते हैं। जो सेकेंडरी फॉलिकल में आपको खाली जगह दिख रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रम। और जो संरचना दिख रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो साइट्स के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। और आगे देखते हैं, फिर ये पूरी तरह से क्या करता है, परिपक्व होता है, मैच्योर हो जाता है। तो मैच्योर होने के बाद क्या बनाता है, तो देखेंगे ग्राफियन फॉलिकल, यानी ये मैच्योर होगा तो इसको बनाएगा। इसको यहाँ पर फिगर के रूप में दिखाया गया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर बात क्लियर हो गई, जो है ना ग्राफियन फॉलिकल किसको कहते हैं। और आगे देखेंगे तो ग्राफियन फॉलिकल तो आपको बताया गया कि जैसे देखेंगे, फॉलिकल जो है ना सेल था तो प्राइमरी जो है क्या किया, फॉलिकल बनाया। फिर प्राइमरी फॉलिकल क्या बना, सेकेंडरी फॉलिकल बनाया। जो है ना देखेंगे, सेकेंडरी टर्शियरी फॉलिकल का निर्माण करता है। यहाँ पर फिगर थर्ड का नहीं दिखाया गया है, डायरेक्ट दिखाया गया। थर्ड के बाद क्या होता है, 4, यानी क्या बन जाता है, ग्राफियन फॉलिकल। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, इसमें एक फिगर जो थर्ड फॉलिकल हो नहीं दिखाया गया है। आगे चलते हैं, तो 4 क्या बना लिया, ग्राफियन फॉलिकल बना लिया। अब ग्राफियन फॉलिकल के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये जो संरचनाएं दिख रही है किसमें, ग्राफियन फॉलिकल में, उसको हम लोग ओसाइट्स के नाम से जानते हैं। और इसके देख रहे हैं ना, साइड से जो है एक लेयर होती है जो है ना, उसको लोग क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा के नाम से हम लोग जानते हैं। एक परत होती है उसको हम लोग कोरोना रेडिएटा के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो है ग्राफियन फॉलिकल क्या करेगा, जो है ना पूरी तरह से जो है ना परिपक्व होगा। और परिपक्व होकर क्या बनाएगा, तो एक अंडाणु का निर्माण करेगा। जैसे कि यहाँ पे ध्यान देंगे, ये क्या होगा, पूर्ण रूप से जो है ना विकसित करेगा, परिपक्व होगा। और परिपक्व होने के बाद क्या करेगा, तो पूर्ण रूप से जो है बताया गया कि किसका निर्माण करेगा, तो अंडाणु का निर्माण करेगा। अब चलते हैं,
तो इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे, जब परिपक्व होता है तो क्या होता है, ये जो अंडाशय होती है उससे बाहर निकलता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे बाहर निकलते हुए हम यहाँ पर दिखा रहे हैं ताकि आपको और समझा सके हम। तो यहाँ पर ऐसे हुआ। अब चलते हैं, परिपक्व होकर के ये ऐसा होता है। तो जब इसको आप अध्ययन करेंगे तो आपको इसके अंदर जो एक केंद्रक दिखेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो साइड्स, देख रहे ना। और इसके अंदर भी एक केंद्रक होती है, ध्यान देंगे, एक संरचनाएं होती है, इसको लोग पूरे को वो साइड्स कहते हैं, और इसके अंदर एक केंद्रक भी होती है। और इसके जो साइड से जो अस्तर लेयर होते हैं उसको लोग बोलते हैं क्या, कोरोना रेडिएटा के नाम से हम लोग जानते हैं। यही चीज़ यहाँ पर भी देखेंगे, आपको जो है देखने को मिलेगा। और चलते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, आगे स्टेप चलता है, इसमें और भी क्रियाएं होती है। तो उसके बाद वो क्या बनाता है, तो देखेंगे कॉपर ल्यूटियस बनाता है। और फिर उसके बाद अंततः है क्या बनाता है, तो कॉर्पस, देख रहे ना, एल्बी कंस का जो है निर्माण होता है। अब आगे चलती है, यहाँ तक तो एक बता दिया गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक। ये पूरी तरह से कैसे फॉलिकल जो है ना बनता है, और बनने के बाद कैसे पूरी तरह से मैच्योर होता है, और उसके बारे में ये आपको बताया गया। ये प्रोसेस तो बता दिया गया, लेकिन इसमें कुछ टॉपिक बच रहे हैं जो हम आपको बता रहे हैं और सिखा रहे हैं। तो ध्यान देंगे, जो क्या होते हैं अंड रहित, यानी जिसमें जो है अंड कोशिका पाई जाती है, ठीक है, वो फॉलिकल जो होती है वो क्या होते हैं, जो है जमे रक्त से, किससे, जो रक्त जमा हुआ तो उससे, और साथ ही साथ पित्त कोशिका से क्या होते हैं, मिल करके बनते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं, पित्त कोशिका से मिल करके बनते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉपर ल्यूटियम के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गई। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कॉपर ल्यूटियम दिखाया गया, एक कॉपर ल्यूटियम का निर्माण किया। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि कॉपर ल्यूटियम जो होती है वो क्या होती है, अल्पकालिक होती है। जो यहाँ पर दिखाया गया ये जहर क्या, कॉपर ल्यूटियम, ये क्या होती है, अल्पकालिक होती है, अधिक समय तक नहीं रहता। अल्पकालिक यानी कहने का क्या, अल्पकाल वाला, यानी कम समय तक रहने वाला। यहाँ पर आप देखेंगे, इसको इंग्लिश में हम लिख दिए ताकि आपको समझने में और सुविधा हो। ये टेम्पोररी, यहाँ पे भी कह सकते हैं कि जो कॉपर ल्यूटियम होते हैं वो अल्पकालिक या टेम्पोररी जो है अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करते हैं। किसके रूप में कार्य करते हैं, तो टेम्पोररी अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करते हैं। अब चलते हैं, और जब काम करते तो उस स्थिति में क्या करती है ये, जिससे क्या होती है, तो देख रहे ना, एस्ट्रोजेन और साथ ही साथ क्या होती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को क्या करता है, निर्माण करता है या स्राव करता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद हम थोड़ा सा आगे आपको हम बताते हैं, ध्यान से सुनिए और समझिए। जो स्त्री होती हैं, या आप कह सकते हैं जो प्रत्येक स्त्रियों की अगर हम बात करते हैं, स्त्री क्या होते हैं, उनमें क्या होती है, अंडाणु बनती है। तो अब अंडाणु बनती है तो कितनी अंडाणु बनती है उसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी आपको देते हैं। प्रत्येक स्त्री के क्या होते हैं, जन्म अवधि या जन्म काल में, ठीक है, यानी उम्र लगभग कितना होना चाहिए, तो 45 से 50 वर्ष तक क्या होते हैं, अंडाशय से, किससे, अंडाशय से लगभग कितने, अंडाशय से लगभग कितने, तो 4 लाख फॉलिकल बनते हैं। क्या होते हैं, 4 लाख फॉलिकल बनते हैं। जो फॉलिकल यहाँ पर आप देख रहे हैं, फॉलिकल सेल, ये क्या होते हैं, तो पूरे स्त्रियों के जीवन काल में कितने लाख बनते हैं, तो 4 लाख बनते हैं। ये बात क्लियर हो गई। जो कहाँ आ जाते हैं, तो देखेंगे जो अस्ट्रोमा में मिल जाते हैं। कहाँ मिल जाते हैं, अस्ट्रोमा में, देख रहे हैं ना, यहाँ पर आकर के ये अस्ट्रोमा भाग कहलाती है, इसमें आकर के क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत। आगे चलते, थोड़ा सा हम नोट पॉइंट दे देते हैं कि क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आईसी में बार बार पूछता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए और समझ लीजिए। बताया गया कि प्रत्येक स्त्री के जन्म अवधि या जन्म काल में क्या होते हैं, अंडाशय से, किससे, अंडाशय से लगभग कितने, तो 400 से जो है, देख रहे हैं ना, 450 क्या होती है, अंडाणुओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, अंडाणुओं का निर्माण होता है। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन के अनुसार भी बना सकते हैं, और नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको निकाल भी सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा ध्यान देंगे, हम अभी बताए किसको लेकर के, तो जो प्रत्येक स्त्री के जो है जन्म अवधि में क्या होते हैं, तो लगभग 400 से कितना, तो 450 अंडाणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। ये तो ऐसे आपको याद हो गया, ठीक है, ऐसे तो आप समझ गए, लेकिन थोड़ा सा इसको हम निकाल करके आपको बताते हैं, ध्यान से इसको आप जो है ना देखिए और समझिए। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि क्या होती है। मान लिया जाए हम स्टार्ट को लेकर के चल रहे हैं कि कोई भी स्त्री में क्या हुआ, कोई क्या है, फीमेल है, कोई क्या है, फीमेल। तो इसके जो है ना, इस फीमेल में क्या हुआ, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो प्रारंभ हुआ वो कितना वर्ष की आयु में हुआ, तो मान लीजिए 13 से 15 वर्ष की आयु में क्या हुआ, तो ये प्रारंभ हुआ, क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। और ये लगभग कितना, तो 45 से 50 वर्ष तक जो है ना ये चला, यानी इतना तक क्या हो गया, समाप्त हो गया। क्या हो गया, समाप्त हो गया। जैसे कि यहाँ पर हम आपको बताए थे। अब चलिए, तो इसमें से हम कोई एक को लेकर के चल सकते हैं, तो इसको ले लेते हैं। अब इसको एक बार घटा देना है। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा हम यहाँ जानकारी के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर घटा देते हैं। ये क्या है, 50 है, इसमें से हम लोग क्या कर दिए, तो 15 को घटा दिया। अब कितना बचा, 35 बचा। यानी इतना वर्ष में हमें ज्ञात करना है कि जो है ना
वो स्त्री जिसको हम ले रहे हैं वो इतना वर्ष यानी 35 वर्ष में कितने अंडाणुओं को विकसित करा पाएगी। तो अब देखिए हम थोड़ा सा एक बात और भी बता देते हैं कि प्रत्येक स्त्री में क्या होते हैं, प्रत्येक स्त्री के शरीर के अंदर क्या होते हैं, प्रत्येक मंथ में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है तो प्रत्येक मंथ में क्या होते हैं, एक क्या होते हैं, ओभा बनती है, एक अंडाणु बनते हैं। बात सुना रही है। तो अब जरा सोचिए कि जब 15 वर्ष की आयु से शुरू हुआ तो ध्यान देंगे प्रत्येक क्या होते हैं, तो प्रत्येक स्त्रियों के प्रत्येक जन शरीर से क्या होते हैं, प्रत्येक मंथ में एक अंडाणु का निर्माण होता है, एक ओभा बनता है। अब चलिए बात आ जाती है जो है ना, अब एक ओभा प्रत्येक मंथ में बनता है तो एक साल में कितने, 12 ओभा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे गुना कर देना है कितना, 35 से 12 में। ध्यान देंगे क्योंकि ये वर्ष इतना वर्ष जो है ना क्या हो रहा था, बन रहा था क्या, ओभा इतना वर्ष तक बन रहा था। और हमें बता दें कि एक जो है ना वर्ष में कितने ओभे बनेंगे, जो है कितने बनेंगे, तो 12 ओभा अंडाणु बनेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, इतना निकालने के लिए गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 और 3 दूना, देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे इसको हम गुना कर देते हैं, 5 दूना 10 1 और कितना 3 दूना 6 और 1 7 और ये कितना हो जाएगा 35। देख रहे हैं 0 7 5 12 के 2 हाथ में 1 और कितना होगा 420। समझ आ रही है, यानी लगभग आपको बताया गया कितना, तो 400 से 450 तक अंडाणु का विकास होता है। ये बात क्लियर हो गई। अगर ये आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो आप बेहिचक क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर समझ गए तो अच्छी बात है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे आगे भी हम रिपीट करेंगे, इसको पुनः एक बार बताएंगे अगर आपको दिक्कत आ रही है तो। लेकिन तो भी अगर दिक्कत नहीं है तो आप निश्चिंत होकर के और आगे समझिए और देखिए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए। और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही हम वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर हर एक प्रकार का जो है आपको जो है वीडियो देखने को मिलेंगे जो आपके लिए बेहद काम का ही होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।